हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई एम पल्लवी, गेस्ट फैकल्टी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज मैं आप लोगों के लिए यूनिट 5 की वन शॉट मैराथन लेकर आई हूँ एचआरएम सब्जेक्ट की, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है। तो ये सारे टॉपिक हमें इस यूनिट में पढ़ने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हमारा फर्स्ट टॉपिक है हेल्थ एंड सेफ्टी बेनिफिट। ऐसे मेजर्स, ऐसे पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस जो क्या इंश्योर करते हैं कि वर्क प्लेस पे लोगों का वेलबींग हो, उनको सेफ फील हो, अच्छा फील हो। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? उनको एक अच्छा सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो, क्लीन होना चाहिए, हैजार्ड फ्री होना चाहिए, मतलब उनको कोई डर नहीं होना चाहिए उस एनवायरनमेंट में काम करने से, और सिक्योर होना चाहिए। लीगल कंप्लाइंसेस, जितने भी लेबर लॉज हैं, जितने भी गवर्नमेंट ने सेफ्टी रेगुलेशंस बनाए हैं, वो सारे उस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होने चाहिए। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिस जॉब में, जिस वर्क में प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की नीड है, जैसे कि हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए, उन सब में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है। एक्सीडेंट प्रिवेंशन, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से जॉब में एक्सीडेंट के चांस है। ठीक है, पहले ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से जॉब खतरे वाले हैं, और फिर उनसे बचने के लिए सेफ्टी मेजर्स लो। हेल्थ प्रोटेक्शन करो लोगों की, कि प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, हाइजीन अच्छी हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, और रेगुलर चेकअप। और लास्ट क्या है? सेफ्टी ट्रेनिंग। उनको ट्रेनिंग दो सेफ्टी के लिए, कि काफ़ी सारे इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली जाके यूज़ नहीं कर सकते, तो उनको बताओ कि ये इक्विपमेंट कैसे यूज़ करने चाहिए जिसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस है। समझ आया? नेक्स्ट है सेफ्टी मेजर्स। अगर लेते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? एक्सीडेंट्स कम होते हैं, ठीक है, इंजरीज कम हो जाती हैं, एम्प्लॉयज़ का मॉरल एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। क्यों? क्योंकि वो सेफ फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ मैं सेफ इन्वायरमेंट में काम कर रहा हूँ, तो उनका मॉरल और प्रोडक्टिविटी तो ऑब्वियसली बूस्ट होगी। डिक्रीज एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर, वो एब्सेंट होना कम हो जाएंगे, टर्नओवर उनकी कम हो जाएगी, और एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बन जाता है। सेफ्टी मेजर क्या इंश्योर करता है? वर्कर्स क्या रहें? सेफ रहें, हेल्दी रहें और एफिशिएंट रहें। जब वो अपना काम कर रहे हैं, उनको किसी चीज़ का खतरा नहीं होना चाहिए। ठीक है। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर कैसे कर सकते हैं? लोगों को सर्विस, बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, ताकि उनका वर्किंग कंडीशन क्या हो? इम्प्रूव हो, और उनका ओवरऑल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग हो। ठीक है। तो अगर हम उनको क्वालिटी लाइफ एंड वेलबींग प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या क्या चीज़ें होती हैं? उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो जाती है, हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रमोट होता है, लेबर प्रॉब्लम्स कम होती है, लाइक एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लोग जॉब छोड़ के कम जाने लगते हैं अगर उनका एम्प्लॉयज वेलफेयर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो। इंश्योर जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन, जो भी एम्प्लॉयज एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन इंश्योर होता है। एंड बिल्ड लॉयल्टी एंड कमिटमेंट टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन, उनके लॉयल्टी एंड कमिटमेंट बिल्ड होती है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। ठीक है। अब कितने टाइप के एम्प्लॉयज वेलफेयर है? 4 टाइप के एम्प्लॉयज़ वेलफेयर है। वन बाय वन हम करते हैं। फर्स्ट है स्टैट्यूटरी वेलफेयर। ये क्या है? लॉ ने मैंडेटरी कर रखा है कि ये सारे वेलफेयर एक ऑर्गेनाइजेशन को देना ही देना है। तो कौन कौन से हैं इसके एग्जाम्पल? कि आप क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर दो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दो, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ दो, फर्स्ट एड दो, कैंटीन, वर्किंग आवर रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, क्योंकि ये लॉ ने क्या कर रखा है? मैंडेटरी। नॉन स्टैट्यूटरी वेलफेयर कौन सी हो जाती है? ये जो हम अपनी मर्जी से देते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी मर्जी से देते हैं। वॉलेंट्री लिखा है ना, वॉलेंट्री मतलब ऐसी चीज़ें जो हम अपनी मर्जी से देते हैं। ठीक है। तो क्या क्या हो गया? हाउसिंग फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, स्पोर्ट्स क्लब, चाइल्ड एजुकेशन सपोर्ट एंड मेडिकल इंश्योरेंस। ठीक है, समझ आएगी दोनों। अब थर्ड है इंट्राम्यूरल वेलफेयर। ये कौन से वेलफेयर होते हैं? जो वर्क प्लेस के इनसाइड, वर्क प्लेस के अंदर दिए जाते हैं, जैसे कि सेफ्टी मेजर्स हो गया, रेस्ट रूम हो गया, लाइटनिंग, वेंटिलेशन, इंटरनल कैंटीन्स। ठीक है। और एक्स्ट्रा म्यूरल वेलफेयर क्या हो जाएगा? जो वर्क प्लेस के आउटसाइड मिलते हैं, जैसे कि हाउसिंग, स्कूल, मेडिकल फैसिलिटीज, हॉलीडे होम्स, ये सब। एडवांटेज क्या है? कि एम्प्लॉयज़ की हेल्थ क्या होगी? अच्छी होगी, उनकी इंगेजमेंट अच्छी होगी, रिडक्शन कम हो जाएगा स्ट्रेस का, और रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अब सोशल एंड इकोनॉमिक रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए एक जो एम्प्लॉयर होता है ना,
वो वॉलेंट्री मेजर लेता है जो कि स्ट्रिक्ट नहीं है, जो लॉ ने मैंडेटरी कर नहीं रखे हैं, वो सारे मेजर्स जो एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से ले रहा है एम्प्लॉयर की सेफ्टी के लिए, उसको क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मेजर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, प्रोवाइड इनकम सिक्योरिटी ड्यूरिंग क्राइसिस, जैसे लॉकडाउन आया तो उस टाइम पे काफ़ी सारे एम्प्लॉयज है जो काम नहीं कर रहे थे फिर भी उनको पेमेंट मिल रही थी, तो ये हो गया। इंश्योर पीस ऑफ माइंड एंड स्टेबिलिटी, लोग स्टेबल रहे, शांत रहे, इम्प्रूव मॉरल एंड लॉयल्टी, रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड स्ट्रेस एंड इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, कौन कौन से मेजर्स एम्प्लॉयर लेता है उनकी हेल्प के लिए, तो पहला है सोशल असिस्टेंस, सेकंड है सोशल इंश्योरेंस एंड थर्ड है अदर मेजर्स। जब एम्प्लॉय को नीड होती है उस टाइम पे एम्प्लॉयर हेल्प करता है, उसको क्या बोलते हैं, सोशल असिस्टेंस। इसका कोई प्रोडक्टिविटी से लेना देना नहीं है, एम्प्लॉय काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, एम्प्लॉय ने कहीं उसके लिए फंड तो नहीं जमा करे, ऐसा कुछ नहीं होता, एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से उनको हेल्प करता है। तो क्या है, फाइनेंशियल हेल्प ड्यूरिंग इमरजेंसीज, एक्सीडेंट सपोर्ट, एड फॉर फैमिली ड्यूरिंग एन एम्प्लॉय डेथ, एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है उसके बाद एम्प्लॉयर हेल्प करते हैं ना उनको, थोड़े बहुत अमाउंट ऑफ मनी उनको दिया जाता है कि उनकी हेल्प हो सके, तो इसके लिए एम्प्लॉय का कोई वो नहीं होता, एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से करता है। ठीक है, सोशल इंश्योरेंस, ये क्या है, वॉलेंट्री स्कीम है, इसमें क्या करते हैं, एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स और कंट्रीब्यूट वॉलेंट्री, यहाँ पे भी एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से कर रहा है, उसके ऊपर कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको करना ही करना है, वो अपने खुद की मर्जी से कर रहा है। ठीक है, तो क्या है इसका एग्जाम्पल कि उनको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयर्स। और अदर मेजर्स क्या क्या लेते हैं, एडिशनल बेनिफिट्स फॉर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, जैसे कि नॉन मैंडेटरी पेंशन, जरूरी नहीं है बट फिर भी पेंशन दी जा रही है, एक्स्ट्रा ग्रेचुइटी दी जा रही है, सेविंग्स, रिटायरमेंट प्लान्स, एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये सारे मेजर्स एम्प्लॉयर वॉलेंट्री लेता है। ठीक है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ये लेना ही। लिमिटेशन क्या है, कैन बी कॉस्टली फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड हाईली डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉयर पॉलिसीज। ये किस चीज़ पर ज़्यादा डिपेंडेंट है कि एम्प्लॉयर की पॉलिसी कैसी है, अगर उसने ये सारे अपने इनिशिएटिव बना रखे हैं कि मुझे लेना है तो वो सारे मेजर्स प्रोवाइड करेगा, वरना तो वो नहीं करेगा ना, और ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी कॉस्टली भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। क्या होता है ये, द लीगल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक लीगल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल कनेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। ये एक एब्सोल्यूट फाउंडेशन है किस चीज़ का, इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन तभी अच्छा होता है जब इन दोनों का रिलेशन अच्छा होगा। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, एम्प्लॉयर वर्कर को क्या प्रोवाइड करता है, वर्क देता है, वेजेस देता है एंड डायरेक्शन देता है, और एम्प्लॉय उनको क्या देता है, ड्यूटीज परफॉर्म करके देता है, और जो भी एम्प्लॉयर इंस्ट्रक्शन देते हैं उन सबको फॉलो कौन करता है, एम्प्लॉय। तो इससे क्या बनता है उन दोनों के बीच में, म्यूचुअल ट्रस्ट, कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, पीस मेंटेन होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, कॉन्फ्लिक्ट कम होती है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े कम होंगे, सेटिस्फेक्शन होगा एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉय का भी, और ग्रोथ प्रमोट होगी। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ऑब्वियसली ग्रोथ तो होगी ही ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, दो टाइप के रिलेशनशिप होते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, एक हो गया फॉर्मल और सेकेंड हो गया इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कौन सा होता है, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट रूल्स एंड पॉलिसीज। कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट रूल्स एंड पॉलिसीज के बेस पे जो रिलेशनशिप बनता है उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल। क्लियरली डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें हमें क्लियर पता होता है कि किसका क्या रोल है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जाम्पल क्या हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफिशियल कंपनी रूल बुक। ठीक है, और इनफॉर्मल रिलेशनशिप क्या होते हैं, ये हमारे पर्सनल इंटरेक्शन से बनते हैं और सोशल रिलेशन से बनते हैं। हम कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी ऑफिस में काम करने जाते हैं तो वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना, सोशल ग्रुप होता है ना, तो वो क्या हो गया, इनफॉर्मल ग्रुप। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, फ्रेंडशिप हो गया, ट्रस्ट हो गया, म्यूचुअल सपोर्ट हो गया, और ड्रीवन बाय डेली ह्यूमन इंटरेक्शन रेदर देन पेपर वर्क। ये किस लिए जनरेट होता है, क्योंकि उन लोगों का डेली इंटरेक्शन होता है, ना कि पेपर वर्क के बेसिस पे ये जनरेट होता है।
की एलिमेंट्स क्या क्या हैं अच्छे रिलेशनशिप के? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट एंड इक्वालिटी होनी चाहिए, तभी तो आप उस रिलेशन में जाओगे ना। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी आपको होनी चाहिए और प्रॉपर ग्रीवेंस हैंडलिंग। समझ आया? नेक्स्ट है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन को इफेक्ट करती हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं? तो वेजेस एंड कंपनसेशन, अगर वेज अच्छा नहीं होगा, कॉम्पनसेशन अच्छा नहीं होगा, तो उनके बीच में क्या हो जाएंगे? कॉन्फ्लिक्ट होंगे। वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होगी तब इफेक्ट कर सकता है। मैनेजमेंट पॉलिसीज उनके बिहाफ पे नहीं है, लीडरशिप स्टाइल अच्छा नहीं है, ट्रेड यूनियन नहीं है अच्छे, और कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सारी बेसिस पे उन लोगों का रिलेशन बनता है। मेथड्स क्या क्या इंप्रूव करने के लिए? ओपन कम्युनिकेशन करो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वह आकर बात कर सके आराम से। फेयर वेज प्रोवाइड करो सबको, ठीक है, इक्वल ट्रीट करो, पार्टिसिपेशन को इनकरेज करो, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें एम्प्लॉयज़ का भी पार्टिसिपेशन लो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करो उनको, ठीक है, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, कोई भी चीज़ अगर ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है तो उसको ट्रांसपेरेंट रखो, रिजॉल्व ग्रीवेंस क्विकली, जो भी प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रही है उन सबको जल्दी सॉल्व करो, ठीक है। एचआर इसमें क्या रोल करता है, क्या प्ले करता है? इसमें मीडिएटर रोल प्ले करता है, वो लोगों का वेलफेयर करता है, पॉलिसीज बनाता है, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करता है और फेयरनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीवेंस हैंडलिंग, क्या होती है ये? अ ग्रीवेंस इज एनी कंप्लेंट, डिससेटिस्फैक्शन और फीलिंग ऑफ इनजस्टिस रिगार्डिंग अ जॉब। क्या होती है ग्रीवेंस? कोई कंप्लेन, कोई डिससेटिस्फैक्शन या कोई इनजस्टिस की फीलिंग एक जॉब के प्रति, ठीक है, या तो मेरी वर्किंग कंडीशन मुझे अच्छी नहीं लग रही या मुझे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं फील हो रहा, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रीवेंस। जिस चीज़ में मुझे किसी चीज़ से रिलेटेड कंप्लेन हो, डिससेटिस्फैक्शन हो, जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करती हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे? रेड्रेसल। इसके कॉजेज क्या क्या है? वेजेस या सैलरी इशू हो सकता है, पुअर वर्किंग कंडीशन मिल रही है एम्प्लॉयज़ को, अनफेयर सुपरवाइजर है, जो मैनेजर है वो अच्छे से सुपरविजन नहीं कर रहा है, लैक ऑफ प्रमोशन, वो काम अच्छा कर रहा है पर प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिल रही है, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है काम से रिलेटेड, एंड पॉलिसी वॉयलेशन, जितनी भी पॉलिसीज़ बनी हुई है उनका वॉयलेशन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रीवेंस हैंडलिंग का? ताकि जो भी उन लोगों को प्रॉब्लम है वो सारे जल्दी सॉल्व हो सके, जल्दी रिसॉल्व हो सके और कंपनी में हार्मोनी बने, डिस्प्यूट्स बंद हो, कम हो और ट्रस्ट मेंटेन हो सके, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप क्या करोगे? रिसीव करोगे उनके प्रॉब्लम्स, रिसीव करोगे एम्प्लॉय की रिपोर्ट या प्रॉब्लम, वो लोग हमें बताएंगे ओरल या रिटर्न फॉर्म में। उसके बाद उसका क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट होता है, एचआर या मैनेजमेंट उस रिसिप्ट को कंफर्म करते हैं, ठीक है, कंफर्म रिसिप्ट भेजते हैं। उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, क्या सच में ऐसा उनके साथ हो रहा है, फैक्ट कलेक्ट करते हैं, ठीक है, पार्टी से बात करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद डिसीजन मेकिंग बनती है कि एक फेयर सॉल्यूशन निकाला जाता है पॉलिसी के बेस पे। फिर उस पॉलिसी के बेस पे जो डिसीजन लिया गया है उसको क्या करता है? इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करेक्टिव एक्शन, जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही थी उसके लिए एक करेक्टिव एक्शन अप्लाई किया जाता है और एट द लास्ट उसको फॉलो अप करते हैं, पता करते हैं कि जो प्रॉब्लम इनको थी क्या वो सॉल्व हुई है या नहीं हुई है हमारे डिसीजन से, ठीक है। प्रोसेस समझ आया? नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव सिस्टम। एक इफेक्टिव सिस्टम के फीचर्स क्या क्या है? सिंपल टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्विक एक्शन हो, फेयर हो, सबके लिए इक्वल हो, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल हो, जो भी चीज़ें हो रही है वो सब लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है? इम्प्रूव मॉरल, रिड्यूस डिससेटिस्फैक्शन एंड प्रिवेंट स्ट्राइक्स, ठीक है। एक कंपनी के अंदर हार्मोनी ब्रेक क्यों होती है? वो लोग यूनिटी ब्रेक क्यों करते हैं? क्यों होती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? तो यह हम पढ़े, एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेफर्स टू एनी कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। एक जॉब से रिलेटेड
जो भी कंडीशन है उसके लिए जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में लड़ाई झगड़े होने लग गए, कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए, डिसएग्रीमेंट होने लग गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये किस किस के बीच में हो सकता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन के बीच में, और एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉय के बीच में भी हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। जब दो लोगों के बीच में कोई लड़ाई हो रही है, किस वजह से? डिसएग्रीमेंट हो रहा है एम्प्लॉयमेंट कंडीशन से रिलेटेड। ठीक है, क्या क्या कॉजेज हैं इसके? वेजेस एंड सैलरी इशू हो सकता है कि उनको लो पेमेंट मिल रही है या पेमेंट डिले हो रही है। ठीक है, पुअर वर्किंग कंडीशन है, अच्छा वर्किंग कंडीशन नहीं है, काफ़ी देर देर तक उन लोगों से काम करा रहे हैं, तो ये डेली बेसिस की प्रॉब्लम है ना, इसलिए ये किस में आ जाएगी? ऑपरेशनल। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक एंड मैनेजरियल। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है कंपनी के अंदर, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र डिस्प्यूट्स हैं काफ़ी सारे, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, अच्छे से बात नहीं होती, और रिलेशनशिप, लोगों के रिलेशन अच्छी नहीं है, ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट की रिलेशन अच्छी नहीं है, इस वजह से क्या हो जाता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब इसके लिए एक्शंस क्या क्या लिए जाते हैं? ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे क्या एक्शन लेता है एम्प्लॉयर? क्या कर देता है? या तो उस कंपनी को थोड़े टाइम के लिए, ऑपरेशन को थोड़े टाइम के लिए क्या कर देगा? शट डाउन कर देता है, या फिर जिसकी वजह से वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसको क्या कर देता है? टेम्परेरी टाइम के लिए निकाल देता है कंपनी में से एम्प्लॉय को। और एम्प्लॉय क्या करता है? टेम्परेरी टाइम के लिए अगर लड़ाई होता है तो वो स्ट्राइक कर देते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं कि आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो, और वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, और परमानेंट टाइम के लिए क्या करते हैं? एम्प्लॉयर क्या करता है कि उन लोगों को हमेशा के लिए जॉब पे से निकाल देता है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इम्पैक्ट क्या होता है? जो डिस्प्यूट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है? प्राइमरी इम्पैक्ट क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी क्या कम हो जाती है। ठीक है, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पीस कम हो जाती है, जो शांति सुख था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। सेकेंडरी इम्पैक्ट क्या है? फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही कंपनी को, जब एम्प्लॉयज़ काम नहीं करेंगे उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तो लॉस तो ऑब्वियसली हो गई। और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? पुअर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, दोनों के बीच में रिलेशन काफ़ी बेकार बन जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सेटलमेंट मशीनरी। ऐसे मेथड्स, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो क्या काम करते हैं? डिस्प्यूट को रिसॉल्व करने का काम करते हैं। किनके बीच के डिस्प्यूट्स? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उनको सॉल्व करने का जो काम करते हैं, जो मेथड्स और इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सेटलमेंट मशीनरी। इनका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है कि उन प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करे, कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी सॉल्व करे, मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करके रखे। ठीक है, और अवॉइड स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट, स्ट्राइक्स और लॉकआउट अवॉइड करने का ट्राई करते हैं। तो सेटलमेंट मशीनरी करने के दो मेथड है, एक होती है इंटरनल मशीनरी और एक होती है एक्सटर्नल मशीनरी। जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी डिस्प्यूट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सॉल्व हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंटरनल मशीनरी। और जो भी प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट्स ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के पर्सन को बुला के करना होता है सॉल्व, या बाहर जाके सॉल्व करने पड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। तो पढ़ते हैं आगे। देखो नीचे के जो दो हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर और वर्क कमेटी, ये कौन से हैं? इंटरनल। और ऊपर के जो तीन हैं ये कौन से हैं? एक्सटर्नल। मतलब ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की कमिटीज़ हैं और बाकी ऊपर के तीन ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड के हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर। इंडिविजुअल की कंप्लेन क्या करते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सॉल्व करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रीवेंस रिड्रेसल। अभी हमने पढ़ा है ये टॉपिक। नेक्स्ट है वर्क कमेटी। कमेटी बनाई जाती है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ की, वो लोग आपस में मिलके वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि कंपनी के अंदर हार्मोनी बनी रहे। ठीक है, अब एक्सटर्नल पे आते हैं। फर्स्ट है कॉन्सिलिएशन। जब एक थर्ड पार्टी को बुलाया जाता है जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की तरफ से आता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एक एग्रीमेंट पे आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सिलिएशन। फोर्थ है आर्बिट्रेशन। क्या लिखा है इसमें? डिस्प्यूट इज रेफर टू एन आर्बिट्रेटर हुज डिसीजन इज बाइंडिंग। जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, डिस्प्यूट हो रहा है, वो किसके पास लेके जाया जाता है? आर्बिट्रेटर के पास। और जो डिसीजन उसने लिया है वो अब कंपनी को फॉलो करना ही पड़ेगा। बाइंड हो जाते हैं वो लोग उससे कि अब इनको वो मानना ही पड़ेगा। और फिफ्थ, एट द एंड, जब इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो वो केस कहाँ जाता है? कोर्ट में जाता है और कोर्ट उसको सॉल्व करती
है लीगल सेटलमेंट के थ्रू। समझ आया? जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटलमेंट मशीनरी क्या करती है, उसको बढ़ने से बचाती है, ठीक है, रोकती है। और अगर एक एचआर मैनेजमेंट अच्छा है तो वो उसको स्टार्टिंग से ही रोकता है। क्यों करते हैं ये? ताकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कम हो, वर्क प्लेस पे स्ट्रेस कम हो और एम्प्लॉय की वेलबींग अच्छी हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्क प्लेस स्ट्रेस। अ स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट इज अ वर्क प्लेस वेयर एम्प्लॉयज एक्सपीरियंस अ मिनिमल प्रेशर, एंजाइटी एंड मेंटल स्ट्रेन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट देती है एम्प्लॉयज़ को, लोग तो वहीं पे जाते हैं ना काम करने। तो वर्क प्लेस स्ट्रेस क्या होता है कि ऐसा वर्क प्लेस जहाँ पे लोगों को स्ट्रेस फील हो रहा है। एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट कौन सा होता है? ऐसा वर्क प्लेस जहाँ पे एम्प्लॉयज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं काफ़ी कम प्रेशर, काफ़ी कम एंजाइटी एंड मेंटल स्ट्रेन भी उनको काफ़ी कम हो रहा है। ये इसका गोल होता है कि एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट बनाना होता है ऑर्गेनाइजेशन को। रियलिटी कॉज क्या होता है? डेडलाइंस काफ़ी टाइट होती है, पुअर मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसलिए वर्क प्लेस स्ट्रेस बढ़ जाता है। जॉब इनसिक्योरिटी की वजह से और लैक ऑफ सपोर्ट, इन चारों रीजन के वजह से वर्क प्लेस स्ट्रेस होता है। बट गोल क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का? कि एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट बनाना एक वर्क प्लेस के ऊपर, एक वर्क प्लेस के अंदर, ठीक है। स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट कैसा होता है, क्या प्रमोट करता है वो? वर्क लाइफ बैलेंस, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, ओपन कम्युनिकेशन को इनकरेज करता है, काउंसलिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फेयर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्कलोड का, और प्रोवाइड अ पॉजिटिव एंड सेफ इन्वायरमेंट। एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ROI, एक एम्प्लॉय की वेलबींग करने से मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा? तो क्या क्या होता है? बेटर मेंटल हेल्थ, जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ क्या हो जाती है? अच्छी हो जाती है। इम्प्रूव्स एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन अच्छी हो जाती है, उनकी एब्सेंटिज्म कम हो जाती है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिजुविनेशन ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग वर्क आवर्स डेट हेल्प्स एम्प्लॉयज रिफ्रेश देयर माइंड एंड बॉडी। काम के टाइम पे छोटे छोटे ब्रेक मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? रिजुविनेशन ब्रेक। क्यों मिलते हैं ये? ताकि माइंड क्या हो जाए? रिफ्रेश हो जाए, बॉडी थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। जैसे कि काम के बीच में मिलता है टी या कॉफ़ी ब्रेक, ठीक है, शॉर्ट वॉक का ब्रेक मिलता है, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन सेशंस होते हैं, और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। जैसे गूगल है, वहाँ पे तो एक प्रॉपर जिम बना रखा है कि आप जो रेस्ट इंटरवल का टाइम है उस टाइम पे जाके यहाँ पे जाके जिम कर सकते हो। प्ले का एरिया बना के रखते हैं काफ़ी सारी कंपनीज की, जाओ यहाँ पे जाके खेलो। काफ़ी अच्छा सा खाने पीने का एरिया बना के रखते हैं, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। बेनिफिट क्या क्या होते हैं? उनका फटीग एंड स्ट्रेस कम होता है, थकावट कम होती है, स्ट्रेस कम होता है, फोकस एंड एफिशिएंसी उनकी अच्छी हो जाती है, बर्नआउट से बचाते हैं, ठीक है, और इनहेंस क्रिएटिविटी, उनकी क्रिएटिविटी भी क्या होती है? अच्छी होती है। एक लेजर एक्टिविटी होती है, क्या होती है ये? फन एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू रिलैक्स एम्प्लॉयज आउटसाइड रेगुलर वर्क टास्क। जो भी एम्प्लॉयज़ के रेगुलर बेसिस पे काम होते हैं उन सब से रिलैक्स करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? एक्टिविटीज़ कराती है, फन एक्टिविटीज़। किनके लिए? वर्कफोर्स के लिए। तो इसके एग्जांपल क्या क्या होगा? स्पोर्ट इवेंट होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, टीम आउटिंग एंड क्लब म्यूजिक वगैरह चला देते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? उनका टीम बॉन्डिंग अच्छा होता है, स्ट्रेस कम हो जाते हैं, उनके मॉरल एंड मोटिवेशन बढ़ता है, और एक पॉजिटिव वर्क कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बन जाता है, ठीक है। एक हार्मोनियस वर्क प्लेस कैसे बनता है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल मशीनरी कैसे हेल्प करती है? जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको रिसॉल्व करने में हेल्प करती है, फेयर रिसॉल्व करती हैं। जो रिजुविनेशन और लेजर स्ट्रेस फ्री डिज़ाइन होते हैं, ये किस लिए होता है? एम्प्लॉयज़ के वेलबींग के लिए, उनको थोड़ा सा रेस्ट मिले, रिलैक्स फील करे इसलिए। और वैल्यू ह्यूमन कैपिटल, ये कैसे होगा? अच्छा रिक्रूटमेंट करो, डेवलपमेंट करो और उनके अच्छी मेंटेनेंस करो, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अच्छे से अचीव कर सकते हैं। क्या लिखा है? अ कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स इज मेंटेन नॉट जस्ट बाय मैनेजिंग डिस्प्यूट्स बट बाय एक्टिवली डिजाइनिंग अ कल्चर ऑफ वेलबींग। एक कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स कैसे बनती है? सिर्फ उनके लड़ाई झगड़े मैनेज करने से नहीं, उनके डिस्प्यूट मैनेज करने से नहीं, बट एक ऐसा कल्चर बनाओ अपने ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की वेलबींग हो, ठीक है।
मॉडर्न एचआर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? फर्स्ट है फ्यूचर ऑरिजन की काफ़ी न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, इमर्जिंग स्पेशलाइज्ड जॉब रोल्स हो गए हैं, इस वजह से मॉडर्न एचआर आए हैं। सेकंड क्या है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, काफ़ी सारी चीज़ें अब डिजिटल फॉर्म में होने लगे हैं, इसलिए स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन, ऑडिटिंग होती है, टैलेंट को मैनेज, मैन पावर कम करना, ये सारी चीज़ें। और मॉडर्न वर्क प्लेस, पहले की तरह अब ऑफिस वर्क कम हो गया है, रिमोट वर्क स्टार्ट हो गया है, वर्क लाइफ बैलेंस लोग चाहते हैं एंड प्रिवेंट बर्नआउट। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट है इमर्जिंग ऑरिजन्स एंड न्यू रोल्स। इमर्जिंग ऑरिजन्स रेफर्स टू न्यू ट्रेंड्स, चैलेंजिंग एंड फ्यूचर डायरेक्शंस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग वर्कफोर्स एक्सपेक्टेशन। ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और वर्कफोर्स की एक्सपेक्टेशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, इस वजह से काफ़ी सारी नई नई चीज़ें आ रही है, नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं और फ्यूचर डायरेक्शंस आ रही है। ठीक है, तो जैसे कि अब एचआर डाटा एनालिटिक्स होते हैं जो कि डाटा निकालते हैं, टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट होते हैं ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट वगैरह के लिए, बिजनेस पार्टनर, एचआर बिजनेस पार्टनर हैं, न्यू रोल्स में एम्प्लॉयर एक्सपीरियंस मैनेजर हैं और डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन स्पेशलिस्ट है। ड्राइवर क्या क्या है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, एआई ऑटोमेशन के बेस पे सारे काम होने लग गए हैं, एक गिग इकोनॉमी बन गई है। ठीक है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, डाइवर्सिटी आ गई है, पहले सिर्फ एक ही तरह के एक ही कल्चर के लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, बट अब डाइवर्सिटी हो गई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। रिमोट कल्चर है, ठीक है, पहले रिमोट कल्चर नहीं था, लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस ही करते थे, बट अब वर्क फ्रॉम होम करने का भी ऑप्शन है। ठीक है, अब दो चीज़ें हैं, EHRM और HRIS। EHRM क्या होता है? यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड ऑनलाइन सिस्टम टू परफॉर्म HR फंक्शंस। HR के जो भी फंक्शंस हैं, हमने फर्स्ट यूनिट पर पढ़ा था कि HR के कौन कौन से फंक्शंस हैं, तो जो भी फंक्शंस हैं HR के, वो एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ऑनलाइन सिस्टम का यूज़ करके HR फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? EHRM। फंक्शन क्या है? रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग किसके थ्रू दे रहे हैं? वर्चुअल लर्निंग दे रहे हैं, मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं उन लोगों को। पेरोल ऑटोमेशन, अपने आप ही पेरोल हो रहा है। सेल्फ सर्विस पोर्टल आ गए हैं। एडवांटेज क्या है? टाइम एंड कॉस्ट सेव होता है, इम्प्रूव्स एक्यूरेसी अच्छी आती है और इजी एक्सेस। ठीक है, HRIS क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। मीनिंग क्या है? अ सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज टू कलेक्ट, स्टोर एंड मैनेज एम्प्लॉय डाटा। इसका काम क्या है? कि डाटा कलेक्ट करना, स्टोर करना एंड मैनेज करना, किसका? एम्प्लॉयज़ का। Whereas EHRM का क्या काम था? कि HR के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे कैसे होते हैं? डिजिटल फॉर्म में। दोनों में डिफरेंस समझ आया? इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है? एम्प्लॉय का डाटाबेस जनरेट करना, उनका पेरोल सिस्टम, अटेंडेंस ट्रैकिंग, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, ठीक है, और डाटा एक्यूरेसी। बेनिफिट क्या है? डाटा एक्यूरेसी आएंगे हमारे पास, एक अच्छा सा सिस्टम हमने क्रिएट कर रखा है डाटा गैदर करने के लिए, तो डाटा तो एक्यूरेट ही आएंगे, बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकती है और एफिशिएंट HR ऑपरेशन हो सकते हैं। जैसे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? EHRM यूज़ कर रहे हैं। लोगों का अटेंडेंस पहले कैसे ली जाती थी? रजिस्टर के ऊपर, बट अब काफ़ी सारे ऑफिस में एक मशीन लगा दी गई है जहाँ पे एम्प्लॉय जाते हैं और अपना थंब लगाते हैं, तो उससे उनकी अटेंडेंस लग जाती है। ये क्या हो गया? EHRM। और जब हम ये डाटा EHRM के थ्रू जो डाटा जनरेट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? HRIM। ठीक है, HRIS क्या है? एक डाटा सिस्टम है एंड EHRM क्या है? एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसके अंदर हम HRIS का यूज़ करते हैं। जो भी डाटा हमने HRIS के थ्रू जनरेट किया है वो सारे डाटास को जब हम EHRM में यूज़ करते हैं, तो ये क्या है? ब्रॉडर, और ये क्या है? नैरो। वर्कफोर्स बनाना या टैलेंट मैनेजमेंट करना क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग स्किल्ड एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को अपने कंपनी के तरफ, ऑर्गेनाइजेशन के तरफ अट्रैक्ट करने के प्रोसेस को, उनको बनाना, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, और फिर उसके बाद उनको रिटेन करके रखना अपने एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो कैसे होता है? सबसे पहले रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करी, ठीक है, राइट पोटेंशियल को लेके आए, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दी उनको, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया उनका कि उनकी कितनी ग्रोथ हो रही है, और फिर हम उनका सक्सेशन प्लानिंग करेंगे कि उनको कौन से जॉब पे प्रमोशन प्रोवाइड करनी है, उनको फ्यूचर लीडर के लिए रेडी करते हैं।
HR ऑडिट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? HR ऑडिट। जैसे अकाउंट्स में ऑडिट होता है कि हमने जितना भी काम करा होता है, जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनते हैं, उन सबको क्या करा जाता है? ऑडिट किया जाता है एट द एंड। वैसे ही HR ऑडिट क्या होता है? अ सिस्टमैटिक इवेल्युएशन ऑफ HR पॉलिसीज। जो भी HR की पॉलिसीज हैं, जो भी प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हो रही है, उन सब का क्या होता है? इवेल्युएशन हो रहा है कि वो सारी चीज़ें अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है, कंपनी वाले उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो उसको क्या बोलते हैं हम? HR ऑडिट। क्या प्रोसेस है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे, डाटा कलेक्ट करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, फिर रिपोर्ट फाइंड करते हैं कि क्या ये सही रिपोर्ट है या नहीं है, फिर सजेस्ट करते हैं इम्प्रूवमेंट, उस रिपोर्ट में इम्प्रूवमेंट करने की सजेशन देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? HR की इफेक्टिवनेस चेक होती है, लीगल कंप्लाइंसेस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये पता लगता है, और लोगों की स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑर्गेनाइजेशन में पता लगती है। 3 टाइप के ऑडिट होते हैं, कंप्लायंस, फंक्शनल एंड स्ट्रेटेजिक। मैनेजिंग रिडंडेंट मैन पावर। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर की नीड नहीं होती, नो लॉन्गर नीडेड, एम्प्लॉयज़ की अब और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? टेक्नोलॉजी में चेंज आ गए हैं, ठीक है, दोबारा से हम अपना ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज कर रहे हैं और डिमांड क्या हो गई है? कम हो गई है, ठीक है। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके अंदर अब एम्प्लॉयज़ की नीड कम है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, तो अब मशीन ने क्या रिप्लेस कर दिया? मैन को रिप्लेस कर दिया है, थोड़ा कम यूज़ होता है अब मैन का, ठीक है। या तो मेरा कंपनी अब थोड़ी छोटी हो रही है, पहले काफ़ी बड़ी लेवल की कंपनी थी, अब मैं उसका साइज़ थोड़ा छोटा कर रही हूँ, या फिर उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है, तो मैं मैन को रख के क्या करूँगी? तो रिड्यूसिंग मैन पावर इसलिए करी जाती है। देखो क्या क्या लिखा है? ऑटोमेशन एंड AI आ गया है, अपने आप काम होता है, ठीक है। बिजनेस डाउनसाइजिंग, बिजनेस छोटा हो रहा है, इस वजह से हो सकता है। मर्जर एंड एक्विजिशन, जब 2 बिजनेस आपस में मिल रहे हैं, एक बड़े बिजनेस ने छोटे बिजनेस को खरीद लिया, तब भी ये चीज़ होती है। और इकोनॉमिक स्लो डाउन, जब इकोनॉमिक स्लो चल रहा होता है तब भी ये चीज़ें होती है। ये क्या है? इसके कॉजेज। अब इसको हैंडल करने के क्या मेथड है? वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम करो। हमने पढ़ा है डाउनसाइजिंग वाले टॉपिक में कि जब आप डाउनसाइजिंग कर रहे हो तो एक गोल्डन हैंडशेक करो, उनको एक अमाउंट प्रोवाइड करो, सम ऑफ अमाउंट प्रोवाइड करो, तो वो आपके बात को सहमत करेंगे और फिर वो आपकी कंपनी छोड़ के चले जाएंगे। ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट और डिप्लॉयमेंट एंड रीट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो दोबारा से, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी आ गई तो उसके अकॉर्डिंग आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, रीडिप्लॉयमेंट करो, ले ऑफ करो, कंपनी में से निकालो, ठीक है। नेगेटिव क्या है इसका? अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी और लोगों का मॉरल क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। पॉजिटिव क्या है? हमारी कंपनी की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट क्या हो रही है? कम हो रही है। जो लोग मुझे नीड नहीं थे उनको मैंने निकाल दिया। अब एक नई चीज़ आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि लॉकडाउन आया था। उसके बाद क्या आ गया सिस्टम की? वर्क फ्रॉम होम। एम्प्लॉयज़ परफॉर्म देयर जॉब ड्यूटीज रिमोटली फ्रॉम होम यूजिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के हेल्प से अब एम्प्लॉयज़ अपना जॉब घर से बैठ के भी कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है? फ्लेक्सिबल है, ठीक है। सेव्स कम्यूटिंग टाइम, टाइम बचाता है हमारा काफ़ी सारा, और कॉस्ट इफेक्टिव, एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। देखो अगर आप एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाके काम करवा रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा? उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, ठीक है। अच्छी कैंटीन फैसिलिटी और भी जो भी फैसिलिटी है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है, तो आपका कॉस्ट इफेक्टिव तो हो ही रहा है ना। डिसएडवांटेज क्या है? लैक ऑफ सुपरविजन, उनको कोई सुपरविजन नहीं मिल रही, जब उनका मन करेगा तब वो काम करेंगे। आइसोलेशन, अकेले में काम कर रहे हैं, कंपनी में काम करते हैं तो एक अच्छे टीम वर्क ग्रुप के साथ काम करते हैं। और वर्क लाइफ इम्बैलेंस, कभी कभी उनका वर्क लाइफ क्या हो जाता है? इम्बैलेंस हो जाता है। घर पे रह के इधर बच्चा परेशान कर रहा है, उधर घर से आवाज़ आ रही है, ठीक है, कभी कुछ हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? वर्क लाइफ बैलेंस। रिक्वायरमेंट क्या होती है इसके लिए? इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपके पास, तभी तो आप घर से काम कर सकते हो। कम्युनिकेशन की टूल होनी चाहिए, जैसे कि जूम है मीटिंग के लिए, और टीम्स होनी चाहिए। और सेल्फ डिसिप्लिन, आपके खुद के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए कि अगर मेरे को जॉब करनी है तो इस टाइम पे मैं एक अलग रूम में जाके बैठ जाऊं और अपना काम करूं चुपचाप से। एम्प्लॉयज़ वेलबींग, एम्प्लॉयज़ वेलबींग कैसे होती है? बर्नआउट को बैलेंस करना, ठीक है। एम्प्लॉयज़ बर्नआउट का मतलब क्या है?
फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल एग्जॉशन, जब एक एम्प्लॉय काम करते करते फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, परेशान हो जाता है कि नहीं भाई अब नहीं होगा मुझसे, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय बर्नआउट। कॉजेज क्या है, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है, लैक ऑफ रिकॉग्निशन, वो अच्छा काम कर तो रहे हैं बट उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, कोई अप्रेज नहीं हो रहा उनका, और काफ़ी देर टाइम तक उनको काम करना पड़ता है। सिम्टम क्या हो जाता है, फटीग, वो थकावट फील करते हैं, उनकी मोटिवेशन कम हो जाती है और उनकी परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है। अब वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, हेल्दी बैलेंस बिटवीन वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पर्सनल लाइफ। जब एक अच्छा बैलेंस बन जाए उनके वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी और उनके पर्सनल लाइफ में भी। कैसे अचीव हो सकता है, वर्किंग आवर कैसे हो, फ्लेक्सिबल हो, चेंजेबल हो, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो पाए, प्रियोरिटाइज करो उनको, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो सपोर्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है, लोगों की स्ट्रेस कम होगी, उनको जॉब सेटिस्फेक्शन उनका अच्छा होगा और उनकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखो यहाँ पे बैटरी चार्ज है और यहाँ पे बैटरी कम है, क्योंकि यहाँ पे उनका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छे से हो पा रहा है और यहाँ पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं वो काम कर करके। ठीक है, समझ आया ये टॉपिक। तो हमारा यूनिट 5 का भी वन शॉट मैराथन ख़त्म हो गया है। फाइनली हमने HRM के सारी यूनिट्स ख़त्म कर लिया, हमारा HRM सब्जेक्ट ख़त्म हो गया। अब हम कल से नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।